हे एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, हम जो ये 2024 का बोर्ड क्वेश्चन पेपर है उत्तराखंड बोर्ड का साइंस का, ये सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अब तक हम 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 2 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। ये 3rd वीडियो है जिसमें हम 16th से लेके 19th तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 16th क्वेश्चन से। जो है इसका फर्स्ट पार्ट है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा निम्न यौगिकों का निर्माण दर्शाइए। शो द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 कंपाउंड है, एक Na2O एंड MgCl2। इन दोनों की फॉर्मेशन को हमें शो करना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं Na2O की। इसके अंदर सोडियम है। सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 281, यानी कि फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पहले कोश के। दूसरे कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 8 आ जाएंगे। बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन को थर्ड उसमें चला जाएगा, शेल में, तीसरे कोश में जाएगा। ठीक है, दूसरा है इसके साथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 8 होता है, यानी इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट शेल में पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाकी बचेंगे 6, वो 6 चले जाएंगे दूसरे कोश में। ठीक है, सेकंड शेल में, क्योंकि फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और सेकंड के अंदर मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, सोडियम का जो आउटर मोस्ट शेल है, बाह्यतम कोश है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में यानी बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी तत्व होता है जो वो अपना आउटर मोस्ट शेल है, जो अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल माना जाता है, उसका विन्यास स्थायी माना जाता है। तो हर एक कोई स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, स्थायित्व हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, जो तत्व होते हैं इनके परमाणु या तो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दे तो फिर इसके पास 2 ही शेल बचेंगे, जिनमें से लास्ट वाला शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। इसका मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, 2 सोडियम आएंगे, दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, हमने यहाँ पे सिर्फ आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ही शो किया है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन ही शो किया है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के हमने 6 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं जो आउटर मोस्ट शेल में है। अब ऑक्सीजन को तो 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दोनों सोडियम को अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, डोनेट करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, और ये वाला सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, सोडियम 2 सोडियम है, दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, 1-1 इलेक्ट्रॉन का इनको नुकसान हो गया, तो इलेक्ट्रॉन निकलने पे प्लस का साइन आता है, तो 2 सोडियम और इन पे प्लस का साइन है। एंड जो ऑक्सीजन है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इलेक्ट्रॉन जो प्राप्त करता है उस पर माइनस का चार्ज आता है, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इस पे इसलिए आया है O2-। 2- का मतलब यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। या हम सिंपली ऐसे दिखा सकते हैं कि 2 सोडियम है, Na2, और 1 ऑक्सीजन है, 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहे हैं, बंध बना रहे हैं, तो ये बन जाएगा Na2O। इस तरीके से फॉर्मेशन होगी Na2O की। नेक्स्ट है सेकंड वाला MgCl2। उसके अंदर मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका मतलब इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2 आ जाएंगे, 10 और बचेंगे। 10 में से सेकंड शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो सेकंड वाले में 8 आ जाएंगे, 2 फिर भी बचेंगे, वो थर्ड वाले में चले जाएंगे। तो 282 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। ऐसी जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 17 है, यानी उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 287, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, और बाकी बचे हुए थर्ड में चले गए 7। ठीक है, तो अब मैग्नीशियम अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए आउटर मोस्ट शेल के, तो इसके अंदर सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे आउटर मोस्ट शेल में, यानी ये स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसके जो है ये 8 हो जाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसका भी आउटर मोस्ट शेल स्टेबल, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसमें, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो उसमें होगा क्या, मैग्नीशियम को, ये मैग्नीशियम है, इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, अगर ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना
है, इसे बंध बनाना है। क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो इसलिए 2 क्लोरीन की नीड होगी। ये हमने इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये वाला क्लोरीन है, मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरे वाला क्लोरीन मैग्नीशियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग क्लोरीन को देगा, यानी 2 अलग क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिससे मैग्नीशियम पे 2 इलेक्ट्रॉन का नुकसान होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे, तो यहाँ पे 2+ चार्ज आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतना ही प्लस का चार्ज आता है, तो 2+ लिखेंगे। 2 क्लोरीन है, दोनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 2Cl माइनस चार्ज आ जाएगा। या हम कह सकते हैं यहाँ पे एक मैग्नीशियम ने 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो ये हो जाएगा MgCl2। इस तरीके से MgCl2 की फॉर्मेशन होगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से Na2O बना है और MgCl2 बना है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको अलग से वीडियो बना के डिटेल में समझा दूँगी ये चीज़, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और किस तरीके से ये बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इसका, CH4 अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। CH4 यानी कि मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखो कैसे बनेगा। मीथेन के अंदर कार्बन है, 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। कार्बन का जो बाह्यतम कोश है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सेंटर में हम कार्बन बनाएंगे, ये क्रॉस से कार्बन के चारों तरफ इसके 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या करना है, कार्बन के बाह्यतम कोश में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 करने के लिए 4 ही और चाहिए। तो इसके लिए क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन के साथ, अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना कार्बन को, तो फिर 4 हाइड्रोजन चाहिए होंगे उसको, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कार्बन चारों हाइड्रोजन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन उनका शेयर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये डॉट वाला इसका इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड वाला हाइड्रोजन ये इसका इलेक्ट्रॉन है, थर्ड वाला हाइड्रोजन ये इसका इलेक्ट्रॉन है, और ये फोर्थ वाला हाइड्रोजन ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन और कार्बन है, इनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और हाइड्रोजन भी कार्बन का 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे चारों, जिससे कि ये हमारा बनता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामांकन कीजिए। गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। 2 कंपाउंड दे रखे हैं हमें इनका IUPAC नेम लिखना है। तो देखो, हम जब IUPAC नेम लिखते हैं, कुछ आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में 1 कार्बन है तो उसके लिए हम मेथ यूज़ करते हैं। ठीक है, 2 कार्बन होते हैं किसी कार्बन में, तो एथ यूज़ करेंगे सबसे पहले, यानी कि मैथ या एथ लिखेंगे। 1 कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, ऐसे ही 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स। उसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड में कि जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, बंध बन रहा है, वो सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। अगर वो बॉन्ड सिंगल है, देखो जैसे अगर कहीं पे 2 कार्बन है और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं एन, इनको एल्केन बोलते हैं, तो एन लगाएंगे। 2 कार्बन है और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन के लिए एथ यूज़ करते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो वो एथेन हो जाता है। अगर डबल बॉन्ड है तो उसको एल्कीन बोलते हैं, वहाँ पे हम लास्ट में लगाते हैं इन। और ट्रिपल बॉन्ड है, 3 त्रिबंध है, तो उसको एल्काइन बोलते हैं, वहाँ पे लास्ट में लगाते हैं आइन। तो जो फर्स्ट वाला हमारा कंपाउंड है, इसके अंदर पहले कार्बन काउंट करो, 1 2 3, 3 कार्बन है, इसका मतलब है कि प्रोप आएगा। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखो, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच तो डबल है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है प्रोप प्लस एन, यानी कि क्या होगा, प्रोपेन। उसके बाद हमें देखना जो ये लग रहा है C डबल बॉन्ड OH, अगर किसी में जो क्रियात्मक समूह है वो OH होता है तो वो अल्कोहल होता है, उसके लिए हम ओल लगाते हैं लास्ट में। अगर ये होता है C डबल बॉन्ड O होगा सेंटर में, इधर भी कोई ग्रुप लगा होगा, इधर भी कोई ग्रुप लगा होगा, जैसे सेकंड वाला ग्रुप कंपाउंड है हमारा क्वेश्चन में, तो उनको बोलते हैं कीटोन, उनमें लास्ट में लगाते हैं ओन। ठीक है, अगर कहीं पे CHO लगा है ग्रुप तो वो एल्डिहाइड है, उसके लिए लास्ट में अल लगाते हैं, और कहीं पे COOH लगा है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके लिए हम ओइक एसिड लगाते हैं। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड के अंदर देखो 3 कार्बन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और C डबल बॉन्ड OH लग रहा है, जिसका मतलब ओइक एसिड, तो
प्रो प्लस एन प्लस ओइक एसिड क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनोइक एसिड, हिंदी में हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। तो फर्स्ट वाला कंपाउंड हो जाएगा हमारा प्रोपेनोइक एसिड। जो सेकंड वाला है इसके अंदर कार्बन काउंट करो 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप होगा, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड सिंगल हैं तो ये भी प्रोपेन ही होगा। उसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लग रहा है, इधर एक ग्रुप इधर एक ग्रुप, इसका मतलब ये कीटोन है, कीटोन के लिए ऑन लगाते हैं तो प्रोपेनोन, तो ये मिलके हो जाएगा प्रोपेनोन। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। फर्स्ट वाला प्रोपेनोइक एसिड है, सेकेंड प्रोपेनोन है। इसके अंदर अब सेकेंड पार्ट है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। राइट द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट। जब जिंक है, जिंक सॉलिड है, वो आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से, इसका मतलब FeSO4 से रिएक्शन करेगा। तो जो जिंक है, जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है, जिंक की क्रियाशीलता आयरन से ज़्यादा है, इसलिए वो आयरन सल्फेट से आयरन को विस्थापित कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बनेगा, आयरन अलग हो जाएगा सॉलिड, ठीक है। ये रिएक्शन है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट पार्ट, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरेज रेन वाटर डज। ऐसा क्यों होता है, देखो जो आश्रित जल होता है वो जल का शुद्ध रूप है, उसके अंदर कोई अम्ल क्षार लवण कुछ नहीं होता, इसमें कोई भी आयनिक यौगिक नहीं होते, ठीक है, अम्ल क्षार लवण कुछ नहीं होते, इसलिए वो विद्युत का चालन नहीं करता। जबकि जो वर्षा जल होता है वो अशुद्ध रूप है, उसमें अम्ल जैसे कई आयनिक यौगिक होते हैं तो उसमें आयन बनेंगे और आयन ही विद्युत का चालन करते हैं, इसलिए जो जल, वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है, आश्रित जल नहीं करता। विद्युत का चालन करने के लिए आयन होने चाहिए, तो आयन तभी तो होंगे अगर उसके अंदर कोई और आयनिक यौगिक अम्ल क्षार या लवण होंगे। इंग्लिश में देखो, डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड देयर इज नो आयनिक स्पीशीज लाइक एसिड, बेस एंड सॉल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर, देयरफॉर इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जबकि रेन वाटर एक इम्प्योर फॉर्म है वाटर की, तो उसके अंदर बहुत सारे आयनिक स्पीशीज़ होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये था इसका सेकंड पार्ट है। इसके अंदर एथेनॉल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका जो सोल्यूशन है नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखो ये है इथेनॉल का फार्मूला CH3CH2OH और ये है इथेनोइक एसिड का CH3C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे देखो इथेनॉल के अंदर 6 हाइड्रोजन है, CH3 मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, CH2 2 यहाँ पे हैं और एक H यहाँ पे 6 हैं। और यहाँ पे देखो इथेनोइक एसिड में 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन का रिमूवल होना ऑक्सीडेशन है। सिंपल बात है, यही इसका आंसर है। इथेनॉल के एक अणु में 6 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, जबकि एथेनोइक अम्ल के एक अणु में 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। क्योंकि ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, इसलिए इथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है और हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन है। A molecule of ethanol contains 6 hydrogen atoms, while that of ethanoic acid contains 4 hydrogen atoms. Since oxidation involves removal of hydrogen, इसीलिए जो कन्वर्जन है इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आई होप आपको ये बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सी बात है। हम खाली रिएक्शन देख के बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन कम हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ और किस प्रकार होता है। वेयर एंड हाउ डज द डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। तो देखो हिंदी में पहले वसा का पाचन आहार नाल की शुद्रांत में होता है। शुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत, तो छोटी आंत में होता है फैट का पाचन। शुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। शुद्रांत में यकृत और अग्न्याशय से स्रावन प्राप्त होता है। यकृत कहते हैं लीवर को और अग्न्याशय कहते हैं पैनक्रियाज को। तो लीवर और पैनक्रियाज दोनों से स्रावन सिक्रेशन होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो जो पित्त लवण है वो बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित करता है। पित्त लवण का मतलब जो उससे होता है पित्ताशय से, गॉल ब्लेडर से आता है पित्त लवण, वो बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, जिससे अग्न्याशिक एंजाइम लाइपेज की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अग्न्याशय से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको लाइपेज कहते हैं। तो वो पित्त लवण की प्रेजेंस में लाइपेज एंजाइम अपनी क्रियाशीलता बढ़ा लेता है और उससे वसा का पाचन होता है। इसको बोलते हैं वसा का इमल्सीकरण। इंग्लिश में देखो, डाइजेशन ऑफ फैट
takes place in the small intestine. Fats are present in the form of large globules in the small intestine. Small intestine में फैट बड़ी बड़ी globules के फॉर्म में होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है रिसीव्स द सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज, ये लीवर और पेनक्रियाज से सिक्रेशन रिसीव करती है। जो बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट लीवर से आता है और पेनक्रियाज से लाइपेज एंजाइम आता है। तो जो बाइल सॉल्ट है वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल में ब्रेक करता है, जिससे कि पेनक्रियाटिक एंजाइम है जो लाइपेज वो अपनी जो रिएक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है। लाइपेज कैन ईजीली एक्ट ऑन दैम, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। उसी तरीके से फैट का डाइजेशन होता है, वसा का पाचन होता है। ओके, सेकेंड पार्ट है कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले 2 पौधों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ 2 प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है जिसमें पौधे के कायिक भाग से नया पौधा बनाते हैं, जैसे जड़ से बनाया, तने से बनाया, मतलब सीड के अलावा किसी भी और पार्ट से बना दिया अगर। तो इसके एग्जाम्पल हैं गन्ना और गुलाब, शुगर केन और रोज़। आप और भी लिख सकते हो बहुत, जो भी कलम करके पौधे लगाए जाते हैं, तने, किसी का तना लगाते हैं, किसी की जड़ लगाते हैं, जितने भी ऐसे पौधे हैं वो सब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ही ग्रो होते हैं। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आज की। इसमें मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाना है इस तरीके से, ये इसमें आपको किडनी यानी कि वृक्क, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय, किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लेडर शो करना है। और सेकंड में है मानव हृदय का, मतलब ऑप्शन है कोई एक करना है आपको। स्वच्छ चित्र बनाइए तथा निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। इसमें आपको शो करना है दायां अलिंद, बायां नीले और महाधमनी, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा। ठीक है, इनको जो ये डायग्राम्स हैं ये मैंने शॉर्ट्स वीडियो में बना के चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, उनके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है कैसा भी, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। समझ नहीं आया या कोई भी मैंने सही से नहीं समझाया, आई वोंट माइंड, आप बिल्कुल आराम से बेझिझक बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो देखते रहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।